है गर्ल्स रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। मैंने आपको बताया था वो आज हमने मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या कैंपस में? ऑनलाइन भी हो सकते हैं और कैंपस बेस भी हो सकते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो अभी दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि कैंपस में हो जाए क्योंकि आपके कॉलेज तो खुल जाने हैं ना 11 से, अभी कंफर्म यस नहीं है मैम। अभी। ठीक है, तो अच्छा गर्ल्स हम लोग जो हैं अब स्टार्ट करने लगे हैं अपना आज का लेक्चर। तो चैप्टर नंबर 25 है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें हमने देखना है जी कि रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और रिस्क को एस्टिमेट कैसे करेंगे, और 3 जो इसमें पॉइंट्स हैं मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के, कि किस तरह से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं, या अकर कर जाता है रिस्क तो उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि रिस्क हमारे पास क्या है, एक कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो कि अकर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। हमारे पास जैसे चांस होता है ना, हम कोई भी जैसे रियल लाइफ में भी हम कहते हैं कि हम जो है एक काम रिस्क पे कर रहे हैं कि हो सकता है ये ठीक हो जाए और ये हो भी सकता है कि ये काम गलत हो जाए। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है कि ये काम जो है वो रिस्क चांसेस उसके अक्कर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो उसकी जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जी आपके पास रिस्क के फ्यूचर में मतलब अकर करने के फ्यूचर की जो हैपनिंग्स हैं उसको हम कह रहे होते हैं इन शॉर्ट के ये रिस्क है। इसमें हमारे पास इन्वॉल्व हो सकती हैं कि आपका माइंड चेंज हो गया है जो डेवलपर था, या फिर जो कस्टमर था उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, या उसके ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, या उसके एक्शन या जो प्लेस ऑफ वर्क है वो उसकी कंफर्टेबल नहीं है इतनी काम करने के लिए। तो यहाँ पे सारे जो हैं वो चांसेस ऑफ फेलियर आ सकते हैं, रिस्क अकर कर सकता है। तो रिस्क में हमारे पास क्या है जी, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है कि आप किसी भी अनसर्टन टाइम पे किसी ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को है नुकसान पहुंचा सकता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क है हमारे पास जी, कि अनसर्टेनिटी है पहले, ये कि क्या कहती है कि जो रिस्क है कि वो अकर कर सकता है या नहीं भी कर सकता। तो हमारे पास किसी भी चीज़ के 100% चांसेस नहीं होते फेलियर के, या 100% चांसेस नहीं होते सक्सेस के। हमारे पास हमेशा एक चांस होता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है लॉस के रिस्क, अगर आपके पास जो है वो एक रियलिटी बन गया है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है, इन टर्म ऑफ बजट भी वो हो सकता है, या मार्केट रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है, या फिर आपको टाइम कंस्ट्रेंट के हवाले से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कैटेगरीज हैं। उसकी फर्स्ट अप्रोच है प्रोजेक्ट रिस्क के जी, अगर आपने प्रोजेक्ट का प्लान बनाते वक्त जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है और अगर वो रियल हो जाती है प्रॉब्लम, तो आपके पास ये चांसेस हैं कि आपके पास जो स्केड्यूल था वो आपका आगे पीछे हो सकता है कि आप टाइम लिमिट जो है उसकी एक्सीड कर दें, और आपकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज कर सकती है प्लानिंग के हवाले से। दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो टेक्निकल रिस्क है, कि इसमें आप देखते हैं क्वालिटी के हवाले से, कि अगर आपकी क्वालिटी इसमें सफ़र कर रही है या टाइम आपका बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है प्रोजेक्ट का, तो आपके पास ये चांस हो सकता है कि अगर ये रिस्क रियलिटी में चला गया तो इम्प्लीमेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आप उसको कंप्लीट ही ना कर पाए। तो हमारे पास ये टेक्निकल रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर कह सकते हैं आपके पास। बिजनेस रिस्क है उसके बाद। बिजनेस रिस्क में ये है कि आपके पास पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर की जो आप बिल्ड कर रहे हैं कि वो मार्केट में उसकी क्या इस वक्त रेपुटेशन है, या फिर मार्केट में उसकी ज़रूरत है अभी या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आपका ये वाला भी रिस्क अगर इन रियलिटी में क्या है अगर कर गया है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, या इतने वैल्यूएबल आप उससे प्रॉफिट नहीं ले सकते। उसके बाद जी आगे उसकी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं आपके पास बिजनेस रिस्क की। सबसे पहले तो इसका मार्केट रिस्क है। ठीक है, कि आपने एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट आप जो है बना रहे हैं, जो कि अभी मार्केट में उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसके यूजर्स इतने नहीं हैं, या फिर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एक सेकेंड उसकी कैटेगरी है स्ट्रैटेजिक रिस्क है। ठीक है, कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो कि आपके ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है,
पहले हो सकता है कि उन्होंने आपको उस तरह की रिक्वायरमेंट बताया हो कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, किसी फॉर एग्जांपल कॉलेज है या हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि कोई स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, लेकिन बाद में वो उसे चेंज कर लेते हैं या आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उनकी स्ट्रैटेजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना था, तो यहाँ पे भी आपके पास फेलियर के चांसेस आ सकते हैं। और तीसरा जो है इसमें सेल्स रिस्क है। सेल्स रिस्क में क्या है कि आपकी जो सेल्स वाले पर्सन्स हैं उनको नहीं वो समझ पा रहे कि आपने उसकी जो प्रोडक्ट है उनको किस तरह से सेल आउट करना है। ठीक है? तो वहाँ पे भी जो है वो आपके पास रिस्क आ सकता है। मैनेजमेंट रिस्क है उसके अलावा जी, मैनेजमेंट रिस्क में क्या है कि आपके पास जो सीनियर मैनेजमेंट है वो जो है वो चेंज हो गई है या फिर उसके अंडर जो काम करने वाले लोग थे वो चेंज हो गए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट सही तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या फिर उस वो प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे भी रिस्क आ सकता है। उसके अलावा आपके पास बजट रिस्क है कि आपके पास जो था बजट आप वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, जो आपने यानी कि टाइम ज़्यादा लगा दिया था या ज़्यादा महँगे वाले रिसोर्सेज़ यूज़ कर लिए थे। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आपसे कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक वो आपको पे नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ पे भी आपके पास जो है वो रिस्क अकर कर सकता है। तो ये उसकी कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैटेगरीज़ हैं। आगे जो उसकी कैटेगरी है, रिस्क की कैटेगरीज़ हैं जी, आपके पास अननोन रिस्क है जी। अननोन रिस्क आपके पास कौन-सा होगा जो कि आपने मतलब आपको अभी जिसके बारे में नहीं पता, आपने उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है? तो आप उसको एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं केयरफुल तरीके से कि आप उसके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल एनवायरनमेंट में जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको इकट्ठी करके जो आप उसको कर सकते थे, लेकिन आपने उसके ऊपर जो था वो फ़ोकस नहीं किया। या आपके इल्म में नहीं था कि इस तरह का कोई जो है वो रिस्क या प्रॉब्लम अकर कर सकता है। और प्रेडिक्टेबल रिस्क वो हैं जिनके बारे में आपको पहले से थोड़ा-सा आइडिया होता है या आपने कोई पास्ट प्रोजेक्ट वग़ैरह कोई ऐसे किए हैं, जिनमें आपको लग सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम अकर कर सकती है, तो वो आपके पास प्रेडिक्टेबल रिस्क हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो स्टाफ है वो छोड़ जाता है काम के दौरान ही और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, तो अब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनकी जगह पे कि आप उनकी जगह पे किसको काम करवाएँगे, ठीक है? तो ये आपके पास एक प्रेडिक्शन हो सकती है कि इन बिटवीन स्टाफ छोड़ सकता है। और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क है आपके पास जो कि अक्कर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको आइडेंटिफ़ाई करना, ठीक है? तो ये जो हैं कुछ आपके पास रिस्क की जो है वो कैटेगरीज़ हैं कि कौन-कौन से रिस्क हैं। उसके बाद जो है रिएक्टिव है और प्रोएक्टिव रिस्क की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ हैं। रिएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर हमारा यही कह सकते हैं कि बीइंग अ पर्सन लाइक या पाकिस्तानी एटीट्यूड ये है कि जी हम पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते और हम ये कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो तब हम उसे फेस कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसी तरह का होता है। एटीट्यूड के लोग कहते हैं कि ठीक है अभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने उसके हवाले से क्या किया होता है, कोई भी प्लानिंग नहीं की होती और जब कोई आ जाती है सिचुएशन, खराब सिचुएशन आ जाती है, मामला खराब हो जाता है, तो वो हैप्पैज़ार्ड सिचुएशन के अंदर सारा काम करते हैं, एक फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स अकर करना शुरू हो जाती है मैनेजमेंट की बजाय, वो अपना काम और ही खराब कर लेते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ये हमारे पास ये एक चॉइसेस है कि आप उसको पहले से ही जो है उसकी मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्लान बना के रखें। पहली तो है जो रिएक्टिव है ना जिसमें कोई प्लान नहीं बनाया और दूसरी जो है वो प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी है। इसमें हमने पहले से जो है वो कुछ प्लान बनाया होगा, हमने कोई स्टेप्स वगैरह उसको फॉलो करेंगे, वो भी मैं स्टेप आपको बता देती हूँ। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि आपने रिस्क को अवॉइड करना है और आपने एक कंटीजेंसी प्लान बनाना है ताकि आप अगर कोई सिचुएशन ऐसी अकर कर गई है, ठीक है, प्रॉब्लम वाली, तो आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सको और आप उसको मैनेज कर सको। अब उसमें क्या स्टेप्स हैं जी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट में कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन-कौन से जो है पॉसिबल रिस्क आपके पास अकर कर सकते हैं और उनको रीऑर्गेनाइज़ करना है कि इनकी वजह से क्या जो है वो गलत सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या फिर क्या प्रॉब्लम सिचुएशन आ सकती है हमारे पास प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है।
उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि हर रिस्क के अकर करने की कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, ठीक है, और उस चांस की वजह से क्या डैमेज होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर जब वो रिस्क जो है वो अकर कर जाएगा। उसके बाद हम उसको रैंक करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के हवाले से, ठीक है। और आपने रैंक जो है मोस्टली हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको हम फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, और जिसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। तो आपने उसकी कैटेगरीज बना देनी है, नेग्लिजिबल है या मार्जिनल है, मतलब कि उसको मैनेज किया जा सकता है, क्रिटिकल है या फिर कैटास्ट्रोफिक है। ये उसकी 4 कैटेगरीज हैं जिनको हम जो है नंबरिंग करके रैंक करते हैं। इसका एक टेबल भी बनता है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी किस तरह से टेबल बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने डेवलप करनी है कंटीजेंसी, एक पॉसिबिलिटी प्लान बनाना है इन रिस्क को मैनेज करने के लिए कि किन रिस्क की हाई प्रोबेबिलिटी है और उसका क्या कितना हाई इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। आगे जी आपके पास है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच ले ली है, उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए कि हम स्पेसिफाई करेंगे, कोई प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास नॉन और प्रेडिक्टेबल रिस्क कौन कौन से हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिसकी वजह से हम इनको अवॉइड कर सकते हैं और जब पॉसिबल हो कि हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर ये अक्कर कर गए तो हमने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। इसकी हमारे पास एक चेकलिस्ट है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। इसमें चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा मोस्टली के बना लेते हैं जितने कौन कौन से रिस्क हैं और किस किस तरह से जो है उसमें रिसोर्सेज मैनेज होंगे। रिस्क जो है आपके पास हर ही सॉफ्टवेयर में जो मोस्टली आ रहे हैं उनको हम मोस्टली जेनेरिक रिस्क कहते हैं कि ये आपके पास जो है अक्कर करने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम अक्कर करने वाले चांसेस हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क आपके पास वो है जी जो आपकी किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे रिस्क जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही लोग जिनको के इस टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म होगा, ठीक है, लाइक वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर और वो लोग जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से, वो इस रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट प्लान को एग्जामिन करना पड़ता है और आपको उसकी स्टेटमेंट ऑफ स्कोप बतानी पड़ती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल का है और उसको जो है वो हमने मैनेज करना है। उसके अलावा क्या है कि आपने उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है प्रोडक्ट की जिसकी वजह से जो है वो आपका प्रोजेक्ट प्लान सफर कर रहा है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो आगे हमारे पास चेकलिस्ट आ गई है जी कि हमने यूज वन वे टू आइडेंटिफाई द रिस्क, कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। आपने फोकस करना है कि आपके पास नॉन और प्रिडिक्टेबल रिस्क कौन से हैं, उसकी कैटेगरीज के हवाले से हम उसकी सब कैटेगरीज बना लेंगे। वो कैटेगरीज भी अभी हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं। उसके बाद उन कैटेगरीज को हम अरेंज कर लेंगे उनको हम क्या है सेवरल वेज में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, उसके हवाले से हमने एक लिस्ट बना ली। उसके अलावा हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपको ये बता रहा होगा कि किसी भी रिस्क का जो है वो इम्पैक्ट कितना आ रहा है। और एक हमने लिस्ट बनानी है जो कि सेट ऑफ रिस्क कंपोनेंट के, रिस्क के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन कौन से ड्राइवर हैं जिनके अकर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, वो हमें बता रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इन शॉर्ट क्या करना है, कैटेगरीज के हवाले से लिस्ट बनानी है, फिर एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि हर कैटेगरी की कितनी प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की। उसके बाद ही आपके पास है नॉन एंड द प्रेडिक्टेबल रिस्क कैटेगरी, ठीक है। अभी जिनकी कैटेगरी की हम बात कर रहे थे जिनके हवाले से हमने इसको लिस्ट डाउन करना है। तो प्रोडक्ट का साइज हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का साइज ओवरऑल साइज कितना है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसका बिजनेस इम्पैक्ट कितना आ रहा है जो कि आपको इम्पोज करा है कि आपने किस तरह से उसकी जो है वो मैनेजमेंट करनी है, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि जैसे आजकल
आप कहें कि सोशल मीडिया वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इन हैं, या फिर डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाले ज़्यादा इन हैं, उसके हवाले से आप उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं कि कौन से बिजनेस में ज़्यादा इन है सॉफ्टवेयर। और कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से आप देख सकते हैं रिस्क, जिसमें आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का कस्टमर है, जिससे कि डेवलपर अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या फिर टाइमली उससे कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो वहां पे भी प्रॉब्लम अकर कर सकती है। प्रोसेस डेफिनेशन है जी, उसके अलावा आपके पास कि जो रिस्क आपके पास एसोसिएटेड है विद द प्रोसेस, आपने हर प्रोसेस को डिफाइन करना है और ये देखना है कि उसकी फॉलो अप एक्टिविटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो इन्वायरमेंट जो कि आपको ये बता रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी टूल्स आपकी कौन सी है। लाइक अगर आपके पास टूल्स ही पूरी नहीं है, अगर आपके पास वो काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर प्रोजेक्ट और आप उसको टाइमली या तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अगर आप कंप्लीट भी करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती उस तरह से जो कि टूल्स के साथ होती है। टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो आप बना रहे हैं अगर तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपने एक नया सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है या इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो आप वहाँ पे भी उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में फेलियर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टाफ साइज और एक्सपीरियंस है कि जो इनके साथ ओवरऑल टेक्निकल लोग इन्वॉल्व हैं कि कितने वो एक्सपीरियंस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने में, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अगर उनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, इतना स्टाफ है, तभी हम उसको टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। गर्ल्स आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, अब ये जो है आपके पास से कुछ क्वेश्चनियर है कि पहले पहले तो हमने ये देख ली कैटेगरीज के कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, उसके बाद एक क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चनियर में सारे वो क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पुट इन कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक दफा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कैटेगरी के हवाले से। और आगे आपके पास है जी रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स, ठीक है। अब रिस्क कंपोनेंट्स क्या है आपके पास कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने आइडेंटिफाई करना है ड्राइवर्स को कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारे पास अफेक्ट हो रहे हैं किसी भी रिस्क के अकर करने पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है हमारी परफॉर्मेंस, कि कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो आपके पास अफेक्ट हो गई है आपके रिस्क को अक्कर करने की वजह से। तो परफॉर्मेंस रिस्क है जो कि आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, और कॉस्ट रिस्क वो वाले हैं जिसकी वजह से आपका बजट अफेक्ट हो रहा है। सपोर्ट रिस्क वो वाले हैं जिसकी वजह से आप जो है वो, जैसे आपके पास टेक्निकल सपोर्ट कम है या स्टाफ सपोर्ट कम है, उसमें वो सपोर्ट रिस्क आ जाएंगे सारे। और स्केड्यूल रिस्क वो है जिसमें कि आपका जो टाइम लिमिट है वो आप मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो स्केड्यूल रिस्क आ सकता है और आपको कस्टमर की तरफ से एक बैड इम्पैक्ट आ सकता है और आपकी मार्केट रेपुटेशन जो है वो खराब हो सकती है। तो फोर इम्पैक्ट हमने फोर फैक्टर्स जो हैं वो उसको मैंने आपको भी बताया भी था कि कौन कौन से फोर फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड करने लेना है कि निग्लिजिबल है, मार्जिनल है, क्रिटिकल है एंड कैटास्ट्रोफिक है। जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो आपके पास कैटास्ट्रोफिक है। अगर कोई कैटास्ट्रोफिक टाइप का रिस्क है तो आप उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे, और बाकी ये उसके डाउनवर्ड जाते जाते हैं। निग्लिजिबल बिल्कुल माइनर सा होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास एस्टिमेशन आ जाती है, ठीक है। एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन मोस्टली क्या होती है, अगर आप किसी चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? हेलो गर्ल्स, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज को एस्टिमेट करना है तो क्या इसका मतलब है? आप किस चीज को, आप रिस्क को एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? मैम वो मतलब सजेस्ट कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि हो सकता है इस तरह डिफरेंट टाइप के रिस्क अगर हो सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि स्टाफ छोड़ के चले जाता है, मतलब
इस तरह का हम पहले मैम ही प्राइस उसकी एस्टिमेट कर सकते हैं ना? प्राइस भी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं हमारे पास कि हमने जो है वो कहा कि स्टाफ के हवाले से भी हमने बात की, हमने कॉस्ट के हवाले से भी बात की। तो एस्टिमेशन में बेसिकली जो है वो हम मोस्टली एक तो देख रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी है रिस्क की, और प्लस हम देखते हैं कि कॉस्ट हमारी कितनी अफेक्ट हुई है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिस्क एस्टिमेशन आ जाती है। ये भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में शो कर देती हूँ। तो फर्स्टली हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क के कितने चांसेस हैं आपके पास। प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया ना आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट? हेलो। यस मैम, यस हाँ, मैम, तो पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी में मैथ। क्या उसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का? चांसेस कितने होते हैं किसी चीज के अकर करने के, जैसे आप परसेंटेज वगैरह निकालते हैं कि मैम वो 1/समथिंग 6। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप उसमें देख रहे होते हैं डाइस वगैरह, आपने देखा होगा कि डाइस को रोल करने के चांसेस है, या फिर कार्ड्स वगैरह को जो है वो शफल करने में उसमें ए आने के क्या चांसेस है, बी आने के। तो ये चांसेस थे ना आपके पास, उसमें आप किस तरह से कंप्यूट करते थे? मैम n-1 और वो जर्नल probability प्रोबेबिलिटी की of बात कर रही हूँ, सिर्फ जर्नल मैम प्रोबेबिलिटी। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते थे। नहीं, अगर अंडर जनरल किसी चीज के अक्कर करने के चांसेस है, सिंपली आप ये देखते हैं ना कि मैम n अकरेंस चांसेस कितनी है और नंबर ऑफ टोटल चांसेस कितने हैं। n जैसे अगर आप कहते हैं जी कि ए आने के कितने चांसेस हैं, तो टोटल ए 4 होते हैं ना कार्ड उसमें आपके, जो ताश वाला जो कार्ड्स वाला या आप सेट कह लें उसमें, तो 4/52 करते थे ना आपके नंबर ऑफ अकरेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस कितने हैं। सिंपल हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी चीज के अक्कर करने की। यस मैम, ये हमें समझ आ गया आप क्या कह रही। मतलब अगर वो बस डाइस वाला के हम डाइस, वो जो लूडो का जो होता है ना डाइस, उसमें मतलब हम्म, 6 आने इस के तरह कितने से आपने चांसेस होते देखी हैं। थी ना, इस तरह की प्रोबेबिलिटी देखी थी, मैं उसी की बात कर रही यस हूँ। मैम, देखी हुई है हमने हमने हाँ वो उसमें हाँ, तो इसी स्टैटिस्टिक में तरह पढ़ी। जो है आप रिस्क को भी देखेंगे कि रिस्क के आने के कितने चांसेस हैं, और टोटल हमारे पास कितने जो थे कंपोनेंट थे, या फिर हमने कितने जो मॉड्यूल वगैरह बनाने थे, उस तरह से आप प्रोबेबिलिटी वगैरह देखेंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से जो है वो अक्कर कर रही हैं। तो जो प्रोजेक्ट प्लानर है या मैनेजर है, उसने क्या है उसके लिए 4 स्टेप्स जो हैं वो करने हैं। वो कौन से 4 स्टेप्स हैं उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि हमने उनको इस तरह से डील करना है कि जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिन कंपोनेंट की या मॉड्यूल की, उसको हम टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे। और या फिर जो ज़्यादा डेंजरस किस्म के हैं, जैसे जो कैटास्ट्रोफिक किस्म के हैं, तो उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। और सॉफ्टवेयर टीम उसको एलोकेट कर सकती है। लाइक अगर आपने उसको कैटेगराइज कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, जो ज्यादा डेंजरस किस्म की है उनको पहले डील कर लेंगे, और जो माइनर किस्म की है उसको आप बाद में डील करेंगे, कि अगर हमारे पास टाइम कम भी बचता है तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट ना कर सके। अच्छा, अब देखें इसकी जो है वो हमने इसके लाइक्लीहुड को जैसे हमने रैंक कर लिया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का लो चांस है बहुत ज्यादा, उसको हम 1 कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है अगर उसको, तो हम 10 की रैंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको डिफाइन कर लेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स उसकी वजह से क्या आ रही हैं, और एस्टिमेट उसका करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है उस रिस्क का। और ओवरऑल उसकी हमने जो है उसकी ओवरऑल एक्यूरेसी नोट डाउन करनी है, यानी कि जो आपको प्रोजेक्ट आपने स्ट्रक्चर किया था, जो रिस्क का प्लान बनाया था, उसको आपने एक ओवरऑल व्यू बना के देखना है कि कोई भी ऐसा रिस्क ना बचे जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो, या फिर जो निग्लिजिबल सा पोर्शन कोई भी रह नहीं जाना चाहिए आपके पास। ये एक आ गया है टेबल, ठीक है, जो कि एस्टिमेशन में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समरी बता देंगे, उसको शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे किसी भी रिस्क की, कि फॉर एग्जांपल के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इस तरह के आने के चांसेस है, या फिर कोई स्टाफ लिविंग की वजह से या बजट की वजह से। आगे उसकी आप कैटेगरी बता सकते हैं, जैसे हमने सारी कैटेगरीज उसकी पढ़ी हैं अभी, कि कौन सी कैटेगरी है वो। और उसके बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि उसके अक्कर करने के कितने चांसेस हैं। आगे आप उसका इम्पैक्ट बताएंगे। अब इम्पैक्ट की जो है वो हमने नंबरिंग करनी है। कैटास्ट्रॉफिक को 1 नंबर करना है, क्रिटिकल को 2 करना है, मार्जिनल को 3 करना है, और निग्लिजिबल को 4 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
इसी ऑर्डर में जब हमने नंबरिंग की होगी तो हमें नजर आ जाएगा जो 1 वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 1 वाले को हम सबसे ज्यादा पहले डील करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास RMMM है, इसका क्या मतलब है कि रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट प्लान। ये जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, इसमें क्या करना है, हमने एक पैराग्राफ के लिए एक पॉइंटर रख देंगे। फॉर एग्जांपल वो कोई नंबर हो सकता है, जैसे आपके पास बुक के पैराग्राफ की नंबरिंग हुई होती है कि चैप्टर नंबर अगर 4 है तो 4.2.5 समथिंग ये इसका टॉपिक है, या कोई पॉइंट है, ये इसका पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ के लिए एक पॉइंटर सा, एक नंबर सा सेव कर सकते हैं कि इसकी जो है समरी हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन में किस पैराग्राफ के ऊपर दी हुई है, तो यहाँ पे आप वो पॉइंटर रख देंगे। इस बात की समझ आ गई RMMM की? यस हेलो, मैम। कि हमने यहाँ पे मैम किसी मतलब वो कहाँ आकर कर रहे मैम ये हैं रिस्क टेबल हम कब यूज कर मेरी बात सुने, जब हम मैनेजमेंट करने लगे हैं ना, ये हम एक कह लें कि एक एस्टिमेशन जब हम कर रहे हैं ना रिस्क की, कि कितना जो है हमारा कौन सा रिस्क जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है और किसको हमने पहले डील करना है, उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया है, ठीक है। अब जितने भी आपके पास रिस्क थे उनकी हमने समरी, शॉर्ट समरी यहाँ पे दे दी कि किस किस वजह से है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये फॉर एग्जाम्पल आप जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं ना, ये काम आप तब करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम के ऊपर, यानी कि आप डेवलपमेंट से पहले करेंगे ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन में आपने पैराग्राफ दिया होगा उसका नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है कि इस पैराग्राफ नंबर में हमने इस रिस्क की समरी दी है। फॉर एग्जांपल आपके पास बिजनेस रिस्क है, ठीक है, या आपके पास परफॉर्मेंस रिस्क है, कौन सा रिस्क है, आपने उसको किस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है, वहां पे ये वाला नंबर बता देना आपने RMMM के अंदर। समझ आ गई? हेलो गर्ल्स, मुझे आवाज नहीं आ यस रही किसी मैम, की। यस मैम आगे। पैराग्राफ का नंबर आप दे देंगे सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, वो पैरा की तरह। ओके मैम। अच्छा जी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन ही बताई है जो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है असेसिंग द रिस्क इम्पैक्ट, कि अब हमने रिस्क का इम्पैक्ट देखना है कि क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे मैंने अभी ये आपको वो दी, एक एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। तो रिस्क को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो उसका एक फॉर्मूला है RE का, कि P/C है। P का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, और C का मतलब है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट जो है वो आपको रिस्क एस्टिमेशन जो है वो दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर 80% चांसेस हैं, 80% प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि 18 कंपोनेंट हमारे पास अभी डेवलप होने हैं। 60 थे टोटल कंपोनेंट और उनमें से 18 अभी डेवलप होने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 80% फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है इन 18 कंपोनेंट्स को डेवलप करने की, वो आ रही है $25,000। तो अब आपने इसको RE को कैसे कंप्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी 80% मल्टीप्लाई बाय $25,000, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी आ गई कॉस्ट, के इतना आपके पास जो है बजट इफेक्ट हो सकता है अगर ये 18 कंपोनेंट आप टाइमली और एक्यूरेटली एज पर रिक्वायरमेंट डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, $20,000। नेक्स्ट जी जो आपके पास आ गया है रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी। मिटिगेशन का मतलब है अवॉइडेंस, ठीक है, कि आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसकी वजह से हम रिस्क को अवॉइड कर सके, कि अगर तो वो कर गया, अब हमने उसके लिए पहले से कोई भी प्लान बनाया हो कि अगर वो अगर करेगा तो उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे ताकि हम इस रिस्क को खत्म कर सकें। और इसके अलावा मॉनिटरिंग है कि जब आप उसकी मिटिगेशन कर लेंगे, मॉनिटरिंग की बेस के ऊपर आप उसकी मिटिगेशन कर रहे होंगे। और एंड पे क्या उसकी मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान है। तो मैनेजमेंट क्या इसकी अवॉइडेंस के लिए उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि जो रिस्क है, रिस्क ऑफ हाई स्टाफ टर्नओवर, के रिस्क हमारे पास आ सकता है कि स्टाफ जल्दी से छोड़ के जा रहा है, उसके क्या चांसेस हैं। एक स्ट्रैटेजी अब हमने उसके लिए बनाई है अवॉइडेंस के लिए। सबसे पहले जो मिटिगेशन है कि आप क्या करें, कस्टमर से जो है अपना करंट स्टाफ है उससे आप मीटिंग करें और वो कॉजेज डिटरमिन करें कि वो क्यों जो है वो आपकी कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, या आप उनको सैलरीज अच्छी नहीं दे रहे, या फिर उनको मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव जॉब मिल रही है तो वो छोड़ के जा रहे हैं। तो अब आपने जब उनकी पूछ ली क्या वजूहात हैं, तो आप उन कॉजेज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही।
कि आप या तो उनकी सैलरीज बढ़ा दें या उनको अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें कि वो ना छोड़ के जाएं। तो एक दफा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हम एज्यूम करते हैं कि टर्नओवर फिर भी अकर कर गया। लेट्स से अगर आपने उसको मैनेज कर भी लिया था, तो आपने एक ऐसी टेक्निक जो है वो डेवलप करनी है कि आप इसके ऊपर ओवरकम कर सकें। या तो आप बैकअप में कोई ऐसे लोग रखें जो कि उनकी जगह पे काम कर सकते हैं, या फिर आप उनको एक अच्छा पैकेज वगैरह जो है वो ऑफर करें। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइज करें प्रोजेक्ट टीम को, ताकि जो इंफॉर्मेशन है हर डेवलपमेंट एक्टिविटी की, उसको आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। और आपने डिफाइन करना है डॉक्यूमेंटेशन में स्टैंडर्ड्स, जैसे IEEE वगैरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ISO ने कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं। हमने उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, उसके लिए आपने एक मैकेनिज्म डेवलप करना है और इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपने टाइमली कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो है आप प्रोडक्ट का एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे, ओवरऑल वर्क प्रोडक्ट का, ताकि एक से ज्यादा पर्सन जो है वो आपके पास अवेलेबल हो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। और आपने हर टाइम एक बैकअप के ऊपर अपना स्टाफ मेंबर रखना है जो किसी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को या किसी भी क्रिटिकल कंपोनेंट को डील करने के काबिल हो, ताकि अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट पे वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव लोग काम कर सकें। तो ये लेट से हमने एक स्टाफ टर्नओवर की छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है। इसी तरह से आप कोई भी आपको जो प्रेडिक्टेबल रिस्क है उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि अगर आपके पास ये रिस्क अकर किया है तो हमने उसके लिए क्या प्लान एग्जीक्यूट करना है। आगे हमारे पास है जी कि जो रिस्क मॉनिटरिंग है उसके दौरान क्या है, प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो मॉनिटर करेगा सारे फैक्टर जो कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि रिस्क जो है उसके कम चांसेस हैं या ज्यादा चांसेस हैं अकर करने के। रिस्क मैनेजमेंट और कंटीजेंसी प्लान उसमें ये एज्यूम करते हैं कि मिटिगेशन इफेक्ट, मतलब एफर्ट अगर फेल हो गई है, जो हमने सारा प्लान जो बताया था वो अगर फेल हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क एक्चुअली अकर कर गया है। पहले तो हम सिर्फ प्लान ही बना रहे थे ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर एक्चुअली वो काम हो गया इसका मतलब है रिस्क अकर कर गया। अब आपने एडिशनल कॉस्ट उसके लिए आपको पे करनी पड़ रही है। लार्ज प्रोजेक्ट हो सकता है उसके लिए आपके पास 30 से 40% रिस्क आ जाए। और ये लिमिटेड भी नहीं है आपके पास किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कि किसी भी टाइम के ऊपर कोई भी अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जब आपने एक दफा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है तो उसके बाद भी कोई फेलियर के चांसेस आ गए, कोई परफॉर्मेंस में चांसेस आ गए, और या उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज हो गई है, तो डिलीवर करने के बाद भी आपके पास रिस्क अकर करने के चांसेस जो हैं वो मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास है जी कि सॉफ्टवेयर सेफ्टी एंड हैजर्ड एनालिसिस जो है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी ये आपकी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है और असेसमेंट करनी है कि आपके पास कौन सी पोटेंशियल हैजर्ड सिचुएशन आ रही हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और वो पूरे सिस्टम को फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। आपने एक क्वालिटी एश्योरेंस की एक पूरी टीम बनाई होती है आपने उसमें अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस में, जो कि डिलीवर करने से पहले ही उसके सारे फेलियर के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से उसे चेकआउट करी होती है कि कहीं पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आ गया। तो अगर आप उसको नहीं कंसीडर करते तो आपको ये मसला फेस करना पड़ सकता है। अगर जो आपने अर्लियर स्टेज के ऊपर ही हैप्पैजार्ड जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो सॉफ्टवेयर फीचर्स जो हैं उसको आप स्पेसिफाइड कर देंगे और उन जो एरर्स थे उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको निगलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है तो वो एरर एट द एंड ऑफ यूजर वो सारे शो हो जाएंगे। लास्टली जी हमारे पास आ रहा है RMM प्लान, जो अभी मैंने आपको बताया भी था शॉर्टली कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ नंबर दे सकते हैं, जहां पे उन्होंने एक पैराग्राफ नंबर दे दिया 5.19.1, ठीक है। तो जो हमने टेबल बनाया होगा उसमें आपने RMM वाले कॉलम के अंदर ये पैराग्राफ नंबर दे देना है जो भी आपने पैराग्राफ नंबर दिया होगा, या फिर आप
सेपरेट डॉक्यूमेंट भी उसके लिए बना सकते हैं। जब एक दफा आप RMMM जो डॉक्यूमेंट जो है प्रोजेक्ट उसको आपने बना लिया है तो रिस्क मिटिगेशन का जो स्टेप है और मॉनिटरिंग का वो शुरू हो जाता है। रिस्क मिटिगेशन जो है ये क्या कहती है, आपके पास एक अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी है, और जो मॉनिटरिंग है वो ट्रैकिंग की एक्टिविटी है कि जब आपने कहा कि मिटिगेशन जब फेल हो गई है तो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है, अब आप उसे ट्रैक करना शुरू कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग की हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप असेस कर सकें कि जो आपके पास प्रेडिक्टेड रिस्क थे इनफैक्ट वो रियलिटी में अकर कर गए हैं। उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि जो रिस्क के जो वर्जन था, स्टेप्स था, डिफाइन किया गया था, वो आपने सही तरह से अप्लाई नहीं किए थे जो कि आपने एक प्लान बनाया था। तो इसका मतलब है तभी आपके पास फेलियर आया है। अब आप क्या करेंगे कि कलेक्ट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास फ्यूचर में यूज हो सकती है, ताकि इस तरह का कोई भी चांस जो है वो अगर ना करे। उसके बाद जब आपने रिस्क की मॉनिटरिंग कर ली और आपने जो थे वो रिस्क फाइंड आउट कर लिए, तो आप अलाउ कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कि वो कोई भी एक प्रोजेक्ट के दौरान ऐसा प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मतलब इन फ्यूचर जो है आपने इन हैंड बस एक प्लान प्रिपेयर करके रखना है सारे अपने प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर कोई भी सिचुएशन अकर करती है तो उसके लिए हम प्लान A, B, C कौन सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फेल हो जाए तो हमारे पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव वे होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके सक्सेसफुली फिनिश करने का। ठीक है गर्ल्स, इज दैट क्लियर? ओके यस मैम। यस मैम। मैम जी लास्ट जी, 2 लेक्चर्स की स्लाइड्स सेंड कर दीजिएगा, वो नहीं वो है मैंने आप हमारे लोगों पास। को एक लिंक शेयर किया हुआ है ना, आपकी CR को मैंने लिंक शेयर किया था, तो ड्राइव पे मैं अपलोड कर रही हूँ साथ साथ। आप लोगों को वो मिला है कि नहीं? मेरे पास है वो लिंक, मेरे हाँ पास जी, है वो लिंक। हाँ जी, वो आपके पास है ना, तो वो आप अपनी क्लास को शेयर, आपको व्यू हो रहे हैं वहां पे लेक्चर्स मलाइका? मैम मैंने दोबारा उस लिंक पे देखा नहीं क्योंकि मेरे पास वो मैम बुशरा वाला भी लिंक है ना ड्राइव का। अच्छा, मैंने आपको शेयर किया हुआ, उस पे मैं साथ साथ अपलोड कर रही हूँ, आप एक दफा देख लेना कि आपको वहां पे लेक्चर्स शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वैसे मैंने ऑप्शन ओके तो मैम। दी थी, ठीक है। तो यस फिर मैम उसके मुझे बाद आप अपनी क्लास को भी एज अ व्यूअर उसमें शेयर कर सकते हो। वो लिंक एडिटेबल ना हो, बस व्यूअर एज व्यूअर आपने शेयर करना है, ठीक है। ओके मैम। और ये वाला भी जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और कल मैंने आपको असाइनमेंट भी शॉर्टली बता दी थी। काम शुरू किया आप लोगों ने? बस अभी काम शुरू करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशंस वगैरह भी स्टार्ट है साथ में। तो अच्छा, आपने ये 1 वीक का टाइम दिया ना हमें। हाँ जी, नेक्स्ट वीक में मैंने कहा था कि आप लोग इसे कंप्लीट कर लें। मैम 24 से तो छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी हमारा जो है ना अगला जो वीक है 24 को लास्ट डे होगा ना, तो आप उससे पहले पहले कंप्लीट कर लेना। 21 तक आप कंप्लीट कर लें इसे। मतलब इस अभी आज आपके पास 18 टाइम हो है, गई है। आज 18 है ना, तो आप 21 तक इसे कंप्लीट कर लें। आपके पास फिर भी है टाइम, बीच में 2-3 दिन बस तो है हमने ना। आपको ऑनलाइन ही भेजनी है ये, तो हम 24 तक फिर भेज देंगे आपको, मेल ही करनी है आपको। जी जी। और कौन कौन सी मैंने भला आपको डायग्राम्स कही थी बनाने के लिए? मैम फ्लो डायग्राम्स